दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी रहते थे। एक दिन वे अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। वहां उनका मित्र, जो कि बचपन से गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, पंडित जी के गांव से उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। वह आदमी पंडित जी के साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र आसान हो जाएगी। बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बहुत ही अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित ना समझा और दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मैं इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है। वह आगे चल पड़े। थोड़ी ही देर में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। और तभी फिर महाकाल पंडित जी के पास वापस आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। और उस गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर बना था और उसमें ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। पंडित के मित्र का गांव वहां से काफ़ी दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग गई है, तो भोजन करके यहीं रात्रि विश्राम करते हैं, फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा तय करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर में धुआं उठता दिखाई दिया, तो उसने देखा कि पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी ने सोचा कि यह महाकाल जिस भी गांव में जाता है वहां कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इसके बारे में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही फिर दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर आगे चलना शुरू कर दिए। कुछ ही देर चलने के बाद में रास्ते में एक और गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में भी एक ज़रूरी काम है, मैं जल्द ही काम निपटा कर आपको आगे रास्ते में मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल वहाँ से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहाँ खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल पंडित के पास पहुंच गया। पंडित ने से रहा नहीं गया, उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों? महाकाल ने पंडित जी से कहा, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों के साथ चलना बहुत ही अच्छा होता है। परंतु अभी तक आप मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। यदि आप अपना उपयुक्त परिचय दे दें
तो मेरे समझने में आसानी होगी। तभी महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और मैं यमराज के आज्ञा से लोगों के प्राण का हरण करता हूँ, जिसकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। पंडित को इस बात के पहले से ही आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुख से यह बात सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सच में यमदूत हो तो बताइए, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया। अगर यह बात सच है कि महाकाल यमदूत है तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण उसके बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो यह अच्छा नहीं होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने न जाऊं। कम से कम मैं उसके मृत्यु का कारण तो नहीं बन सकता। महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। महाकाल ने कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बात सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें को पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि यह महाकाल सचमुच में यमदूत है। जब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह यमदूत है तो वो घबरा गया। वह अपने मित्र के मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित को लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से गूंगा और लंगड़ा था, जो कि पंडित को आवाज़ देकर रोक भी नहीं सकता था और वह तेजी से चल भी नहीं सकता था, क्योंकि वह एक पैर से लंगड़ा था। जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का हो गया, महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हो गया। महाकाल पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक ना पहुंच सका। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तुम तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय का घात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र के मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों का प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु किसी की वश में नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना है। यही सोचकर उसने अपने मित्र का संभवतः अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु को जानने की इच्छा हुई।
इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर यमराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण साथ चलता हूँ लोगों के, किंतु लोग पहचान नहीं पाते। सभी लोग अपने आपस की समस्याओं में अलग अलग व्यस्त रहते हैं। व्यक्ति की यह घटना के बारे में सोचने और समझने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी, कहाँ पर होगी? महाकाल ने कहा कि हालांकि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होगा और वह उसे सहन नहीं कर पाएगा। परंतु मुझे तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीका से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु ठीक आज के 6 महीने बाद आज के ही दिन दूसरे किसी राज्य में तुम्हें फांसी लगने से होगी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि फांसी तुम स्वयं खुशी खुशी अपने गले में फांसी का फंदा डाल लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया, क्योंकि अब महाकाल के पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण ना था। उसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथा शक्ति से उनका क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहुंच उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं और मेरे मृत्यु के समस्या का समाधान अवश्य निकाल लेंगे। पंडित यही सोचकर राज दरबार में पहुंचा और राजा से सारी घटना कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्याएं बताई और उससे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु दूसरे राज्य में ही होगी। मंत्रियों ने राजा को यह सलाह दिया कि पंडित को रहने की सारी व्यवस्था महल में ही करा दिया जाए। राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को मिलने का अनुमति नहीं था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु वह डर के मारे कहीं भी आना जाना ठीक नहीं समझता था और धीरे धीरे महीने गुजरते गए और वह दिन भी आ गया जो पंडित के मृत्यु के लिए निश्चित था। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसके एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्द ही सो गया, ताकि जल्द ही वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपने इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। तो राजा और मंत्री को इसके बारे में बताने का कोई सवाल ही नहीं था, कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था, इसलिए वह पिछले कई रातों से
ठीक से सो नहीं पाया था। और नींद में चलने की बीमारी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो ना पा रहा हो। उस रात पंडित को नींद में चलने का दौड़ा पड़ा। वह ठीक और महल से उठकर अस्तबल में गया, क्योंकि वह पंडित राजा का खास मेहमान था। इसलिए किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वह नींद में ही अपने राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। और इतना ही नहीं, दूसरे राज्य के राजा के महल में चला गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही उससे कोई पूछताछ की। और पंडित जाकर राजा के शयन कक्ष में सो गया, जो कि रानी के पास राजा सोए हुए थे। बगल में पंडित जाकर सो गया और तभी सुबह हुई और उसकी आंखें खुलते ही वह आश्चर्य में पड़ गया कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और ये कैसा संभव हो सकता है। राजा यह देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। उसे बंदी बना लिया गया। अब राज दरबार में, राज्य सभा में राजा ने उस पंडित को पेश होने का आदेश दिया। पंडित को राज्यसभा में पेश किया गया और पंडित को देखते ही राजा ने पंडित से बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी। पंडित घबरा गया, क्योंकि उसकी मृत्यु आज ही होने वाली थी। यह देखकर फिर भी पंडित जी ने अपने अंदर वो साहस और हिम्मत जुटाते हुए राजा से सभी घटनाओं के बारे में राजा को अवगत कराया। पर राजा इस बात को यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग बचने के लिए ऐसे तरह तरह की बहाने ढूंढते रहते हैं। पर वह पंडित जिस राज्य से आया था, उस राज्य का राजा उसका मित्र था। तभी राजा ने उस राज्य में अपने संदेशवाहक को भेजा और इस घटना के बारे में जानकारी के लिए वह उस राज्य से आया और शाम हो चुकी थी। तभी उसने उस राजा से सारी जानकारी बताई कि पंडित जो कह रहा है वो सारी सच्ची घटनाएं हैं। अब राजा को भी इस बात से बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि उसने पहले ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दिया था। क्योंकि अगर फांसी रोक दी जाए तो राजा के वचनों का भी अपमान होता है। इसके बारे में राज दरबारियों से इसकी सलाह मांगी गई। उस राज्य के मंत्रीगण ने राजा को एक सुझाव दिया। कहा, राजन, आप पंडित को फांसी एक पतले से सूत में दीजिए, क्योंकि वह सूत से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके वचनों का मान भी रह जाएगा, क्योंकि अब इसे टाला तो नहीं जा सकता है। यह सुनकर पंडित बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी मृत्यु ये पतले से धागे से नहीं हो सकती है, ऐसा असंभव है। और उसने खुशी खुशी वह फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। और जब तक कि उसे हटाया जाता, पंडित का गला दब चुका था और वह मृत्यु से छटपटा रहा था कि उसके मृत्यु हो गया। और यह देखकर राज्य दरबार के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि पंडित की मृत्यु का कारण वह पतला सा सूत का धागा ही बन गया। क्योंकि यह बात तो सच थी कि जो नियति में होता है
उसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे वह कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए जो नीति में है वो तो होना है। और आप भी अपनी लाइफ में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। कोई भी सवाल हो तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।